तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ी ही शानदार और बहुत प्रैक्टिकल बात बोली गई है। कभी न हार मानने की आदत एक दिन आप लोगों को बड़ी जीत दिलाती है। अगर आप लोग हार मान लेते हैं तो जिंदगी में आप लोग हर एक चीज पर हार मानते हुए नजर आएंगे और ये आप लोगों की आदत में शुमार होता हुआ नजर आएगा। कोई भी जरा सा कुछ टफ फेज आप लोगों के सामने है, आप लोग सोचोगे छोड़ दो यार, नहीं हो पाएगा। पर लेकिन अगर आप लोग एक ऐसी आदत पर आ जाए कि हाँ कुछ भी हो भाई साहब, करके इसको दिखाना ही दिखाना है, तो फिर आप लोग हमेशा अपनी लाइफ में एक ऐसा मुकाम अचीव करते हुए नजर आएंगे जो आसपास वाले सोचकर भी हैरान होंगे कि यार ये इंसान कर कैसे रहा है। तो वो वाली आदत अगर आप लोगों ने एक बार डेवलप कर ली, फिर सारी चीजें आप लोगों के सामने छोटी लगने पड़ेगी। ये जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है या फिर मेंस है या फिर ये सिलेक्शन है, ये सारी चीजें आप लोगों को छोटी लगने लगेगी अगर आप लोग इस तरीका एक आदत अपनी डेवलप कर लो। देखो, कोई आप लोगों को बोले यार ये करके दिखाओ, ठीक है, तो वो करके नहीं दिखाना है, पर हाँ जो आप लोगों को अपने मन से लगे कि हाँ ये करना है वो करना है, चाहे भले ही लोग ये कहते तेरे से नहीं हो पाएगा। वो वाली चीज होती है असलियत में। और ये चीज आप लोग करनी है हमेशा अपने इंटरेस्ट के बेस पर। ये नहीं कोई आप लोग को थोप रहा है, फोर्स कर रहा है, वो चीज आप लोग कर ही नहीं पाओगे। अपने इंटरेस्ट के बेस पर अगर आप लोग चलोगे तो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू यार, शानदार तरीके से झंडे गाड़ के आओ। ये एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों को एक नया पाथ देने वाली है। आने वाली जिंदगी के जो लगभग 40 से 50 साल जो है आप लोग एंजॉय करोगे अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से, मतलब 40 साल के करीब तो अच्छे से आप लोग एंजॉय करोगे, तो शानदार तरीके की आप लोगों की लाइफ रहेगी। पर लेकिन लाइफ में हमेशा जिंदगी को इस तरीके से एंजॉय करना है यार, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम बहुत आएंगी, वो आप लोग के सर पर हावी ना होने पाए, ठीक है। तो आओ अच्छे से पेपर देंगे, फिर शाम को पार्टी करते हैं, ठीक है। मिलते हैं शाम को शानदार तरीके से। देखिए पार्टी तो करेंगे, ठीक है, पेपर जैसे जैसा भी हो पार्टी होनी है, ठीक है। और पेपर चाहे जैसा भी होने का मतलब ये है कि पेपर हमेशा अच्छा ही होगा अगर पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव एप्टीट्यूड के साथ में जाओगे। तो शानदार तरीके से पेपर देकर आओ यार, मिलते हैं फिर शाम को और अच्छे से एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल खुश होकर पेपर देने जाना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी यार। टेंशन लेने से ना बिल्कुल एकदम फ्रस्ट्रेशन में जाती हैं चीजें। तो मस्त तरीके से जाओ, बिंदास हो गए, ओके। तो फिर मिलते हैं, ओके। आज जो बात की जा रही है, आज है 5 जून, आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया था। तो फिर आकर पेड़ वेड़ लगाएंगे अच्छे से, ठीक है। ओनली वन अर्थ। देखिए आप लोगों को याद होगा महात्मा गांधी जी की वो कोटेशन भी, कि एक पृथ्वी जो है वो काफी है अगर हम लोग अपनी नीड यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति करें। पर लेकिन अगर हम लोग अपनी ग्रीड यानी कि लालच पर आ गए तो ऐसी कई सारी पृथ्वी भी हम लोगों को कम पड़ जाएंगी। तो ये जो पृथ्वी है ना, ये सबको अपने घर के तरीके से देखनी पड़ेगी। इसको नुकसान पहुंचाने से हम लोग को बचना पड़ेगा और इसको शानदार तरीके से हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो वाली चीजें हम लोग को इंप्लीमेंट करनी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये डे सेलिब्रेट कहते हैं, जिसको आप लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बोलते हैं। तो यहाँ पर अब की बार जो होस्ट नेशन है वो है यहाँ पर स्वीडन। स्वीडन के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है 2022 में। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा सकता है। और यूनाइटेड नेशन असेंबली के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 1972 में, जो कि फर्स्ट डे था, जो कि स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस जो कि ह्यूमन इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ से ये चीजें निकल कर आती हैं। तो कई बार बेसिक चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, अगर माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो आप लोग अच्छे से चीजों का आंसर दे पाओगे, ठीक है। एक और डे है यहाँ पर बात की जा रही है, इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल और इसी के साथ में अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। देखिए आज की डेट में फिशिंग यानी कि जब हम लोग मछली पकड़ते हैं तो ये काफी बड़ा इशू है इंडिया के आसपास वाले रीजन में भी। अगर आप लोग देखोगे आज की डेट में खासकर अगर पाकिस्तान से और श्रीलंका के साथ में आप लोग अपने रिलेशन कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर मछली के साथ में कनेक्टेड है। मछली को भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे ऊपर लड़ाइयाँ हो रही है, यहाँ पर मछली बेचारी जान बचाती हुई घूम रही है, लोग उसको मारने के पीछे घूम रहे हैं। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यार सीधा सीधा ये कि लाइफ को तो इस तरीके से देखा जाता है यहाँ पर मछलियों के द्वारा कि किसी तरीके से हम लोग जान बचा ले, और हम लोग लड़ रहे हैं उसको इलीगल तरीके से निकाल कर ला रहे हैं। तो ये काफी जरूरी है कि इसको भी एक सिस्टमेटिक वे में लेकर चले। अगर सारी मछलियां निकाल ली तो फिर बचेगा क्या, तो वो वाली बातें यहाँ पर निकल कर आती है। तो फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि चीजें जो है वो शांति में यहाँ पर चलती रहे, ठीक है। पहले एक ओवरव्यू में आप लोगों को दे देता हूं कि क्या क्या करंट में चल रहा है, उसके बाद में फिर हम लोग डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें 4 आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछे गए, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किए गए, उनको मर्ज कर पूरी वीडियो आप लोगों के सामने आने वाली है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहेगा। वीडियो के एंड तक देखिएगा, सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी शानदार तरीके से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूज आ रही है, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा पोस्ट किए गए यहाँ पर एक जो पोस्ट किए गए जो टीचर हैं। देखिए आज के डेट में हर एक इंसान चाहता है कि वो शांति में रहे,
पर लेकिन आज की डेट में अगर उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं तो वहां से निकल कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके सेफ जोन में जाया जाए। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि कल ट्रेंड भी कर रही थी, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर हैं वो यहाँ पर बेसिकली बातें कर रहे हैं लोगों से कि ये सही तरीका नहीं है, हम लोग को अपने भाइयों और बहनों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये ऐसा सौहार्दपूर्ण माहौल जब देखने को मिलता है तो वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। तो ये भी हिंदू के द्वारा बाकायदा कवर किया गया कि यहाँ पर कि मुस्लिम जो क्लर्क, एक तरीके से जो क्लर्क हैं, एक तरीके से वो सिविल सोसाइटी को एक तरीके से बोल रहे हैं कि कैसे मिलकर काम करना है, जो अटैक कर रहे हैं उनको नेगेटिव बोल रहे हैं। तो ये काफी बड़ी बात है, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को न्यूज देखने को मिलेगी। आप लोगों को याद होगा यूक्रेन में जब लड़ाई हो रही थी तो दुनिया भर के लोगों को वहां से निकाला गया। उसकी पूरी लिस्ट भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई थी कि कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो कहां कहां चलाए गए और कहां कहां से हमारे लोगों को निकाला गया। तो ऑपरेशन गंगा जो था वो यूक्रेन से यहां पर लोगों को निकाला गया, और उसी ऑपरेशन के तहत आप लोगों ने देखा हमारे देश के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहां पर लेकर आए गए। पर लेकिन जो भी फ्लाइट यहां पर यूज की गई बच्चों को निकालने के लिए, लोगों को निकालने के लिए, ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ने अब तक उनको पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार हमारा पैसा तो दे दो, निकलवा तो लिया तुमने। तो वाली सारी बातें चल रही हैं, चलिए देखिए जल्दी पैसे मिल जाएंगे। ये काफी एक ऐसी न्यूज है जो कि मोटिवेट करने वाली है। अगर इंसान ठाने तो क्या क्या कर सकता है। 377 डेज के अंदर में 35 कंट्री की विजिट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इनका नाम है यहाँ पर फियास आरिफ अली, इनके द्वारा ये डिसाइड किया गया। पर लेकिन 2 कंट्री ऐसे जिन्होंने इनको परमिट नहीं दिया, और आप लोग जानते हो कौन सी है, हमारे यार, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना, इन्होंने परमिट नहीं दिया है इस पर्टिकुलर पर्सन को। तो इनके द्वारा डिसाइड किया गया कि 35 कंट्री की विजिट की जाएगी 377 दिन के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से कई सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और अभी सदगुरु जी जो हैं वो भी यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने देखा वर्ल्ड टूर के लिए निकले थे। तो ये सारी चीजें ताकि यहाँ पर पृथ्वी को सेव किया जा सके। और कई सारे SLV मेंबर भी हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे पेड़ वगैरह प्लांट कर रहे हैं और चीजें शेयर कर रहे हैं। ट्विटर पर भी आप लोग जाकर देखते हैं, कई सारे टैग भी करते हैं। मेरा टाइम लगेगा, मैं आप लोगों को देखिए उनको दिखाऊंगा भी, मतलब एक तरीके से उनके जो रीट्वीट करूंगा उनके देखना आप लोग। कई सारे बच्चे जो हैं इस तरीके की मुहिम भी चला रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर ये चीजें अगर लगे टाइम थोड़ा बहुत इसके लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है ताकि सिचुएशन जो है थोड़ा सा नॉर्मल रहे और आप लोग भी काम कर सकते हैं। देखिए माइंड में क्लैरिटी रहना और रूल और रेगुलेशन में क्लैरिटी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली एक अलग ही जोन में चल रही है। मतलब एक तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है कि मास्क लगाना मैंडेटरी नहीं है, बट लोगों को मास्क जरूर पहनना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अगर लोग नहीं पहनेंगे तो फिर क्या होगा, अगर तुम मैंडेटरी नहीं कर रहे हो तो जरूर पहनने वाली क्या बात होगी यहाँ पर। तो इसको लेकर काफी सारे इश्यूज क्रिएट हो गए, लोगों में कंफ्यूजन हो गया कि रूल है क्या, पहनना है या फिर नहीं पहनना है, ये तो होता है या फिर नहीं होता है। लोग इतना उसमें नहीं चलते कि अपनी हेल्थ का ध्यान अपने आप रखना है, उनको तो यह है कि मास्क से पीछे जुड़े किसी तरीके से। तो वो वाली चीज देखने को मिल रही है। तो ये काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। हमारे देश में काफी सारी चीजें जो हैं वो इरेगुलर रहती हैं और एक तरीके से वो नहीं कहते कि फेक चीजें काफी देखने को मिलती हैं, और जब लोगों की जान जाती है तो पता चलता है यार ऐसा कुछ हो गया। अभी उत्तर प्रदेश का हापुड़ वाला रीजन है, यहाँ पर ये बेसिकली फैक्ट्री चल रही थी इलीगल तरीके से। इसका कोई क्लियरेंस भी नहीं ले रखा था, फायर सेफ्टी क्लियरेंस इसके पास में नहीं था, लाइसेंस प्रॉपर नहीं था। अब यहाँ पर आग लग गई और इस तरीके की हरकतें हो गई, तब पता चल रहा है 12 लोगों की जान चली गई और 21 जो है यहाँ पर इंजर्ड हो गए। तो तब पता चला यहाँ पर कि ऐसा कुछ यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये फैक्ट्री जो थी वो टॉय यानी कि खिलौने बना रही थी। तो ये सिचुएशन रहती है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो रहा था इसी के साथ में, क्योंकि क्लियरेंस नहीं ले रखा है यहाँ पर प्रॉपर। इसी तरीके से यहाँ पर क्लियरेंस नहीं ले रखा है, उसकी वजह से 12 लोगों की जान चलेगी। तो 12 घर उजड़ गए जो काम करने वाले थे। अब इसके बारे में कौन बातें करेगा। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग कई बार यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जरूरी है कि इनके ऊपर काम किया जाए। तो वही सारी बातें तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको ढंग से सिचुएशन को हैंडल करने की बात की जा रही है। ये काफी बड़ी बात है। सीबीआई के द्वारा यहाँ पर अभी एक रिक्वेस्ट भेजी गई कई सारी कंट्री को कि कंट्री जो है उसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो इलीगल व्यापार करते हैं, और वो भी किसका, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। देखिए बच्चों से रिलेटेड जब यहाँ पर पोर्न मूवीज जो बनाई जाती हैं, उनके सेक्सुअल जो अब्यूज से रिलेटेड यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं, तो उसके चलते काफी सारा ऑनलाइन कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि सर्कुलेट होता हुआ नजर आता है। और कोविड-19 के टाइम पर लोग जो है वो इतने विल्ले हो गए कि उनके द्वारा भर भर कर ये काम करना स्टार्ट किया गया। अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो सीबीआई है उसके द्वारा यहाँ पर अभी एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो ट्रीटी है जिसको MLATS आप लोग बोलते हैं, उसके तहत यहाँ पर बोला है कि किस तरीके सिचुएशन को कंट्रोल करना है। तो 100 से ज्यादा रेफरेंस यहाँ पर देखने को मिले, 80 से ज्यादा इंडियन जो है जो उनको पकड़ा गया। कई सारे लोग जो है इंक्लूड है यहाँ पर तुर्की, पोलैंड, एक तरीके से जो इस तरीके की कंट्री है, ठीक है, देखने को मिलेगा आप लोगों को। तुर्की, पोलैंड, सुडान, साउथ कोरिया,
इसी के साथ में युगांडा, कुवैत, इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया। तो अच्छी कंट्री से लेके गरीब कंट्री सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते इसको फोकस देना काफी जरूरी है। और हमारे देश में अगर देखोगे तो दिल्ली, हरियाणा, इसी के साथ में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पुणे, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश, ये एरिया है जिसमें 77 लोकेशन पे यहाँ पर ये चीजें आइडेंटिफाई की गई। तो इसमें इंटरपोल भी पिक्चर में आ जाती है, जिसको इंटरनेशनल पुलिस आप लोग नॉर्मली बोल देते हैं। तो सीबीआई जो है इसके साथ में मिलकर काम करती है। तो चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी को कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर इंटरपोल के जो यहाँ पर लीडर हैं उनके द्वारा ये बातें बोली भी गई कि कोविड-19 के चलते ये सिचुएशन जो है बहुत ही ज्यादा गहरा गई है, जिसको कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो उसी से रिलेटेड ये इश्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये काफी बड़ा इश्यू है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। यूट्यूब, ट्विटर के द्वारा यहाँ बेसिकली यहाँ पर बोला गया कई सारे जो है एक ऐड जो है उनको डाउन करने के लिए बोला गया, खासकर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि वुमेन को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे। ये काफी बड़ी चीज है जो आज के डेट में देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में ऑलरेडी एक पर्टिकुलर गाइडलाइन लाई गई थी, जिसका सेक्शन जो रूल जो है 331B का सेकंड पार्ट जो है ये बेसिकली है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन डिजिटल मीडिया एथिक कोड 2021, इसका बेसिक फंडा ये रहता है कि कोई भी गलत चीजें जो है वो सर्कुलेट ना हो, उनको कंट्रोल किया जाए। और यहाँ पर जो इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म है, इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं, जैसे आज के डेट में मैं यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे और आप लोगों को कनेक्ट करने का काम कौन करे, यूट्यूब। तो इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म हो गया। तो इस तरीके की चीजों को यहाँ पर बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कि यहाँ पर कोई ऐसा ना हो कि गलत चीजें आकर अपलोड करे और लोगों के बीच में रोष फैल जाए। तो इसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के चलते ये इश्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर और भी कुछ ऐसी न्यूज है, खासकर एक तो म्यांमार से निकल कर आ रही है, जो वहां के जो लीडर हैं, अब तक आप लोगों को पता है डेमोक्रेसी वहां पर खत्म हो रखी है, तो म्यांमार के अंदर उल्टी सीधी हरकतें चल रही है। तो ये लीडर जो है कॉन्टिन्यूसली उस हरकत को अंजाम पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक भी वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया गया, तो इसके बारे में बात की जा रही है। काफी बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है टेक्स्ट बुक को लेकर। टेक्स्ट बुक जो है आज के डेट में खासकर कर्नाटक के अंदर में उनको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। रोहित नाम की पर्सनैलिटी है जो कि कमेटी बनाई गई इनकी अध्यक्षता में, और यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि कई सारी ऐसी इसमें चीजें डाली जा रही हैं जिससे लोग जो है वो काफी फ्रस्ट्रेट हैं। यानी कि कई सारे जो है पॉलिटिकल लीडर के नाम आप लोग को देखने को मिलेंगे, और भी कई सारी चीजें उनके भाषण देखने को मिलेंगे। तो उसके चलते यहाँ पर ये माना जा रहा है कि किताबों को पहले बोला गया था कि 2-1 क्लासों को यहाँ पर लेकर चला जाएगा, पर लेकिन अभी फिलहाल टाइम पे कई सारी क्लासेस को कवर किया जा रहा है, बहुत सारी किताबों को उनके अंदर चेंज किया जा रहा है। ये गलत है। तो इसके चलते यहाँ पर माहौल जो है ये कर्नाटक के अंदर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बारे में बातें की जा रही है। अभी यहाँ पर गेम से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा शानदार तरीके की परफॉर्मेंस। अभी यहाँ पर राफेल नडाल जो है वो 22वां मेडल अपना जीतने वाले हैं, मतलब 22वीं ट्रॉफी। अगर यहाँ पर ये हरा पाते हैं एक जूनियर को, इनका जूनियर आप लोग बोल सकते हैं, काफी जूनियर है यहाँ पर ये इनके सामने, तो देखते हैं यहाँ पर ये इसको हरा पाते हैं या फिर नहीं हरा पाते हैं। अगर ये इसको हरा पाते हैं तो यहाँ पर ये 22वां टाइटल यहाँ पर जीत जाएंगे, जो कि काफी बड़ी बात होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें, ये अभी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा यहाँ पर जीता गया है अभी ये टाइटल, फ्रेंच ओपन चल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन जो है पेरिस के अंदर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है, और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो है अभी 35 जो विक्ट्री यहाँ पर देखने को मिली, तो उसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है। और अपनी कंट्री के बारे में भी अगर आप लोग याद रखें, अभी ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप चल रहा है कहाँ पर, ये बाकू अजरबैजान के अंदर। हमारी कंट्री के आशीष और इसी के साथ में स्वप्निल जो है इनके द्वारा शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई गई 50 मीटर राइफल में। तो यहाँ से भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई सारी चैंपियनशिप के बारे में, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। अब जो आर्टिकल आप लोग के सामने आने वाले हैं उनको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। 4 आर्टिकल रहेंगे, एक एक पॉइंट जो आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, जिसको आप लोग अच्छे से एंजॉय करना है, ठीक है। तो ये है पूरा अच्छे से इसको देखना, और आज का जो ये आप लोग का ये हो गया बेसिकली सुडोकू, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा जरूर, ठीक है। तो ये है कुछ बातें। आइए अब एक एक आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे सारे पॉइंट आप लोग के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ओके। यूपीएससी प्रीलिम्स में और इसी के साथ में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें काफी ज्यादा योगदान आप लोग का देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो ये आप लोगों को काफी कुछ सिखाकर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा इसके एंड में आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उन क्वेश्चन का आंसर आप लोग तभी दे पाओगे अगर इसको टकटकी लगाकर आप लोग सुनोगे। टकटकी लगाकर मतलब दिल से सुन लेना, मन लगाकर सुन लेना, कुछ अच्छा जानना है ये समझकर सुन लेना, तो मजा आएगा आप लोगों को सुनने में। बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है यहाँ पर हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है, यानी कि जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनके द्वारा अभी यहाँ पर यूनेस्को के साथ में मिलकर, जिसका नाम क्या है, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एजुकेशन के ऊपर काम करती है, साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करने का काम करती है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चर के ऊपर काम करती है।
तो ट्राइबल कम्युनिटी की जो कल्चर है हमारे देश में, उसको जनता के सामने लाने के लिए यहां पर मिलकर काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल और इसी के साथ में यूनेस्को, और इनके द्वारा हमारी कंट्री में एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाने की बात की जा रही है। तो ये है पूरा एक कार्यक्रम जिसके ऊपर यहां पर ये काम कर रहे हैं। एक ऐसा म्यूजियम बना जाएगा, एक ऐसा संग्रहालय बनाया जाएगा जहां पर हमारी कंट्री में जो जनजातीय कम्युनिटी के द्वारा जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में अपना रोल प्ले किया गया उसको, ताकि लोग जो है वो जान सके। तो यहां पर जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, जो भी रिकमेंडेशन होंगी, वो यहां पर इसको क्रिएट करने के लिए वो यूनेस्को के साथ में मिलकर यहां पर काम किया जाएगा। तो दोनों ने मिलकर इसकी नींव रखने की कोशिश की गई, यहां पर दोनों के द्वारा मिलकर। ये जो पूरा ऐसा कोई भी अगर काम चलता है, कोई भी डेवलपमेंट चलता है, तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में भी, ठीक है, ताकि यहां पर जो भी काम चल रहे हैं पिछले कुछ सालों में उनको भी हम लोग यहां पर कनेक्ट करके चल सके। आप लोगों ने नॉर्मली अगर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जब भी कोई बात की जाए तो आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में। सुना क्या होगा, कुछ दिनों पहले मैंने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया आप लोगों से यार। तो ये एक तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी में जान फूंकने वाले, उनको एक तरीके से इस तरीके से गाइड करने वाले कि उनकी जिंदगी में थोड़ा इंप्रूवमेंट आए, उनकी लाइफ जो है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। अगर आप लोगों को टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार जो है, जो अक्षरधाम नहीं है बेसिकली दिल्ली के अंदर में, वहां पर जाना और एक शो होता है, उस पर्टिकुलर शो को आप लोग देखना, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वहां पर काफी सारी चीजें दिखाई गई हैं। हालांकि आप लोग जब उसको देखोगे तो बहुत सारी नई ऐसी चीज जानने को मिलेगी जो आप लोग जिंदगी में एक तरीके से समझ पाओगे अपनी कंट्री के कल्चर के बारे में भी, ठीक है। तो अगर यहां पर बात करें इस मुद्दे के ऊपर, यहां पर अभी जो डायरेक्टर हैं यूनेस्को के, जिनका नाम है एरिक फॉल, उनके द्वारा भी बोला गया कि इंडिया जो है बड़ा शानदार काम कर रहा है यार, तो यहां पर आप लोगों को इसके ऊपर काम करना चाहिए और अच्छे से लेकर, और इस तरह की चीजें जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री के द्वारा भी अपने यहां पर बनाई गई है। तो यहां पर किस तरीके से जो हमारी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे उनके द्वारा काम किया गया उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। नॉर्मली आप लोगों ने बहुत ही कम ऐसे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में सुना होगा जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी का रोल अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी अरे हाँ, इंटरेस्टिंग बात, अभी RRR मूवी जो आ रही है यहाँ पर, ये आप लोगों ने अगर इसके बारे में सुना है या फिर पढ़ा है या फिर देखा है तो आप लोगों ने उसके बारे में जाना होगा कि उस मूवी के अंदर में ट्राइबल कम्युनिटी का ही एक पर्टिकुलर वहां पर कुछ एक ऐसा पोर्शन दिखाया गया कि वो किस तरीके से अंग्रेजों के साथ में लड़ने के लिए तैयार थे। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सामने लाने की बात की जा रही है। तो जब यहां पर ये सारा डिस्कशन किया गया तो इसमें कई सारी बातें सामने निकल कर आई कि देखिए आसान नहीं है, जिसके बारे में कभी लिखा नहीं गया ढंग से उसको खोज कर लाना और जनता के सामने रखना आसान नहीं है। टुकड़ों टुकड़ों में कहीं कहीं बिखरे पड़े होंगे, किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कभी कुछ कहा होगा, कहीं पर कुछ छपा होगा थोड़ा बहुत, वो सारी चीजें इकट्ठी कर कर लेकर आना और फिर जनता के सामने रखना, उसको एक म्यूजियम बनाकर विजुअलाइज फॉर्म में उसको डिजाइन करना ताकि लोग समझ सके इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, तो वो आसान नहीं है। तो उसके ऊपर इनके द्वारा काम बेसिकली किया जा रहा है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे ही देश में नहीं हो रहा है। अगर इसके सिमिलर एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिले कि ऐसा कहीं और भी किसी देश में किया गया क्या, जी हाँ, ये है यहाँ पर ती पेपा या ती पापा भी आप लोग बोल सकते हैं, ते पापा भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर ये बाई कल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड के अंदर ऐसा ही एक म्यूजियम यहाँ पर बनाया गया जिसमें यहाँ पर इस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा जो भी काम किए गए उसको दर्शाया गया है। तो ये न्यूजीलैंड का आप लोग को देखने को मिलेगा, इसका नाम रखिएगा यहाँ पर, इसका ते पापा आप लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीका सिमिलर म्यूजियम अमेरिका के अंदर भी डिजाइन किया गया है, अमेरिका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। न्यू कैलेडोनिया के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे म्यूजियम देखने को मिलेगा ऐसा ही यहाँ पर इनके कंट्री के अंदर में। तो यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही कुछ नया काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए नया काम है पर लेकिन दुनिया में ऐसे काम ऑलरेडी किए जा रहे हैं। और अगर बात करें अभी रिसेंटली 10 ऐसी जगह यहाँ पर बेसिकली काउंट की गई है कि इनकी जगह पर हम लोगों को ऐसे ऐसे म्यूजियम क्रिएट करने हैं। तो इससे क्या रहेगा, आज की डेट में मान लीजिए आप लोगों ने कोई महान काम किया, ठीक है, अब आने वाली जनरेशन उसको जानेगी तब जानेगी अगर कोई उसके बारे में लिखेगा, ठीक है। मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों ने क्या किया, कुछ ऐसी चीज बना दी कि जिससे सोसाइटी को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। अब उसके बारे में किसी ने एक अखबार में लिख दिया, किसी ने मैगजीन में लिख दिया, किसी ने अपनी किताब में लिख दिया, तो लोग जो है उसको समझ रहे हैं ना कि हाँ ये इंसान जो है इस तरीके से चीजें जो है करके गए यहाँ पर। अब आप लोग उसको देखोगे और आप लोग उसको समझोगे कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है, वरना आने वाले टाइम में कोई समझ ही नहीं पाएगा अगर उसके बारे में कुछ लिखा नहीं जाएगा। तो जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो म्यूजियम यहाँ पर ये इस तरीके से बनाए जा रहे हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पर उसको बेसिकली सिखाने की कोशिश की जा रही है फ्रीडम मूवमेंट में, और उनकी जो कल्चर है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उनकी कल्चर जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई भी थी, वहां पर आज की डेट में भी ऐसी ऐसी कल्चर है कि हम जो है आज के डेट में फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जैसे मैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में बताया था, कुछ ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी है जहां पर विवाह किया जाता है पुरुषों के साथ में और पुरुषों को विवाह करके अपने घर ले जाया जाता है, ना कि महिला पुरुष के घर जाती है।
ऐसी भी कल्चर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी कल्चर आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आती है, जिसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर आप लोग देखते हैं, उनको समझना है हम लोगों को भी कि हाँ उनको कैसे सहज कर रखना है। इसी के साथ में अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं ट्राइबल कम्युनिटी के, जिनके बारे में हम लोगों ने काफी कुछ जानना चाहिए पर हम लोगों ने नहीं जाना है कि हमारी आजादी जो हम लोग को मिली है ना, जिसको हम लोग एंजॉय कर रहे हैं आज के डेट में, 2 दिन सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त और फिर भूल जाते हैं। वो लोगों ने अपना खून देकर सींचा है उस आजादी को, दुनिया भर के लोगों की जान गई है, उन्होंने अपनी शहादत दी है, तब जाकर हम लोग को ये आजादी मिली है। तो उस आजादी के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग खुद बताइए। तो उसके ऊपर काम करने की बात यहां पर की जा रही है। अगर नॉलेज के बारे में बात करें, इसी के साथ में कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, इनसे रिलेटेड वो सारी चीजें एक जगह होनी चाहिए ताकि लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और दोनों फॉर्म में, टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज के फॉर्म में आप लोगों को इनको डेवलप करना पड़ेगा। अब ये दो नए शब्द आ गए यार, ये टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या है, ये तो भाई सर से उतर गए यार, बता दो एक बार इसके बारे में। तो टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके ही छोड़ेंगे। जब कल्चर के बारे में आप लोग बात करते हैं तो कल्चर, संस्कृति, किसी एरिया का खाना पीना रहना सहना, उन सब चीजों के बारे में अगर आप लोग बात करें तो दो तरीके से आप लोग इनको दिखा सकते हैं। एक तो होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, ये भी दो तरीके से डिवाइड होते हैं, एक तो होता है मूवेबल, एक होता है इमूवेबल। पहले तो टेंजिबल समझिए, एक ऐसी चीज जिसको आप लोग टच कर सकते हैं, जैसे कोई पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है, कोई स्कल्पचर बना हुआ है, कोई फर्नीचर हो गया, कोई दीवार होगी, कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो गया, उसको छू सकते हैं आप लोग और उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। आज दिल्ली में रखा है, कल को उसे ले जाकर मुंबई में रख दो, परसों को तमिलनाडु को और परसों को उसको आसाम में ले जाओ। तो इस तरीके से इमूवेबल क्या हो गया, ताजमहल जहां बना है वहीं पर ये भाई साहब, आप लोग ऐसा नहीं कि उसको उठा के, ताजमहल को पसंद नहीं आ रहा है यूपी में, उसको ले जाकर हम लोग को रखना है तमिलनाडु में, ऐसा नहीं होने वाला है, वो वहीं रहेगा। लाल किला दिल्ली में ही है, कोई बोलने लगे कि उसको ले जाकर गुजरात में रखना है, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई बोलने लगे कि नहीं यार यहाँ से इसको कहीं और ले जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है, तो वो वहीं पर ही रहने वाला है। तो ये इमूवेबल हो गई, तो पर लेकिन टेंजेबल है, छू सकते हो आप लोग जाकर ताजमहल को, लाल किले को, इन सबको। तो ये क्या हो गए, म्यूनमेंट्स हो गए, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होगी, आप लोगों ने कई बार देखी भी होंगी यहाँ पर ये। तो ये कैसी हो गई, ये इमूवेबल और टेंजेबल है, यानी कि छू भी सकते हैं और आप लोग इनको पर मूव नहीं कर सकते। पर लेकिन पेंटिंग होगी, फर्नीचर, ये सारी दीवारें, ये सब चीजें, मतलब दीवारें नहीं, जो पेंटिंग होगी दीवार पे टंगने वाली, उनको आप लोग ले जा सकते हो। तो पेंटिंग वगैरह और ये सारी चीजें दोनों में क्या हो गया, मूवेबल और इमूवेबल, दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए। अब इंटेंजिबल क्या है, आप लोग ये सोचिए, पुराने टाइम पर कोई गीत गाया जाता था, ठीक है, पुराने टाइम पर कोई साइंस फॉलो की जाती थी, कोई आदत थी लोगों की कि बाहर जाकर ही शौचालय, बाहर जाकर ही उनको बेसिकली हल्का होना है, ठीक है, कोई स्किल थी उनकी कि वो क्या करते थे, किसी भी चीज को यूज कर कुछ भी बना देते थे, ठीक है। पुराने टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, अगर बाहुबली मूवी की मैं आप लोगों से बात करूं, जो 2 आई थी, उसमें कितनी शानदार तरीके से चीजें दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या क्या बनकर क्या क्या बना दे रहे हैं और किस तरीके से चीजों को यूज कर रहे हैं। तो वो एक स्किल दिखाई गई, वहां पर एक इंजीनियर की स्किल दिखाई गई है, बांध बनाना, वो सब चीजें, और कैसे कैसे क्या क्या जुगाड़ कर डाला, देखा है वो, तो सारी एक स्किल थी। तो वो स्किल है, उसको टच नहीं कर सकते, उसको सीख सकते हो, ठीक है। जैसे टीचिंग एक स्किल है, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे बढ़ई, कारपेंटर बनना, ठीक है, एक तरीके से कुम्हार बनना, ये सारी स्किल है। तो ये अगर इंसान सीख सकता है, खेतों में हल चलाना, किसको आता है खेतों में हल चलाना, वो सीखा जाएगा, ठीक है, तो वो स्किल होती है। तो स्किल को आप लोग टच नहीं कर सकते, उसको सीख सकते हो। तो ये इंटेंजिबल की कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये इसलिए इतने डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से कि टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के बारे में आप लोगों से बातें पूछी जाती है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, आप लोगों को कुछ और इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि यहां पर अगर आप लोगों से बात की जाए हमारी कंट्री में टोटल कितनी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। कल्चरल की कैटेगरी में आप लोग बात करोगे तो 32 आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, कल्चर की कैटेगरी में जब आप लोग जाओगे, जैसे कि आगरा का फोर्ट हो गया, ठीक है, इसी के साथ में अजंता की केव हो गई, ये सारी आप लोग देखते हैं। और जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं उस राज्य में कोई ना कोई साइट आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अगर है तो उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और लेटेस्ट अभी कौन सी जुड़ी, जैसे धोलावीरा हो गया यहाँ पर, हड़प्पा सिटी, ठीक है, 2021 में अभी इसको यहाँ पर ऐड किया गया। तो जो लेटेस्ट अभी एडिशन देखने को मिला है उसको आप लोगों को जरूर याद रखना है, उसको छोड़ के नहीं जाना है, उससे रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखिएगा, जो लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट एडिशन को आप लोगों को जरूर यहाँ पर याद रखना है। जैसे 7 जो हो गई यहाँ पर, ये कैसी हो गई, ये 7 हो गई आप लोगों की जो कि नेचुरल है। नेचुरल से काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, कैलेडियो नेशनल पार्क हो गया, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नंदा देवी जो बेसिकली और वैली फ्लोर ऑफ जो पार्क हो गया। ये किस किस राज्य में पड़ते हैं, कम से कम ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों से डायरेक्ट कि अच्छा इस राज्य में यहां पर पढ़ते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों से कुछ ना कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। अगर नहीं पता होगा तो नहीं बता पाओगे। अभी 2021 में ऐड की गई, इनके बारे में जरूर पढ़ लेना। एक है यहाँ पर रामप्पा टेम्पल 2021 का, और एक यहाँ पर धोलावीरा गुजरात का। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये तेलंगाना में है और ये गुजरात में है। तो अगर आप लोग गुजरात वासी हैं या फिर आप लोग तेलंगाना वासी हैं
तो आप लोगों को इनको बिल्कुल शानदार तरीके से कंठस्थ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप लोगों को इनको लेकर चलना है। ये सारी इस तरीके की जो साइट्स होती हैं, ये दर्जा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में इनको बोलते हैं। तो ये यूनेस्को के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताता हूं, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को पता चलेगा कि वर्ल्ड लेवल पर कोई ऐसी भी चीज है। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 5 एरिया में बेसिकली इनका थीम एरिया रहता है। 5 एरिया कौन से? यूनेस्को के, जैसे एजुकेशन, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, नेचुरल साइंस हो गया, सोशल ह्यूमन साइंस हो गया, कल्चर के बारे में, और कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन के बारे में ये बात करेंगे। तो इनके 5 ब्रॉड एरिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। और इनका जो मोटो यानी कि जो टारगेट रहता है, ये बात करते हैं बिल्डिंग पीस इन माइंड ऑफ मेन एंड द वुमेन। तो ये इनका मोटो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। 167 के करीब डिफरेंट कंट्रीज में इनके आप लोगों को अलग अलग तरीके से हजारों के करीब आप लोगों को साइट आज की डेट में इनकी देखने को मिल जाएगी। और ये नंबर चेंज होता रहता है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में 2 ऐड होगी, तो इस तरीके से नंबर चेंज होता रहेगा। टोटल 193 मेंबर है इसके, और 11 एसोसिएटेड मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बेसिक पर्पज इसका ये है कि किसी भी देश में अगर कुछ कल्चर की चीजें हैं पुरानी, उनको सहेज कर रखना है, तो उसके लिए यहां पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। अगर उसको कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसका डिस्ट्रक्शन होने से बचाते हैं। जैसे अभी बात करें, अभी फिलहाल के टाइम पर आप लोगों ने देखा अफगानिस्तान में जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो वहां पर स्टैच्यू थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया, ठीक है। अब फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान को फिर से याद आ गया, इनको प्रिजर्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना से वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। तो वो चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, पर लेकिन उनको प्रिजर्व करके रखना वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। ट्राइबल फ्रीडम स्ट्रगल, अगर फाइटर्स के बारे में आप लोगों की बात करें, तो बिरसा मुंडा जी के बारे में आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर इनके बारे में अभी मैंने कुछ दिनों पहले बताया था, झारखंड और बिहार वाले रीजन में, ठीक है। तो एक काफी बड़ी चेतना इनके द्वारा लोगों के अंदर भरी गई। इसी के साथ में रानी, इनका नाम याद रखिएगा, यहाँ पर इनका नाम था रानी गैंगनिल्लू, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थी यहाँ पर। नागा, अगर स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर के बारे में आप लोग बात करें, तो इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर किया गया। ये सारे वो नाम है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ आप लोगों ने सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ सुना रहा हूं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है श्री एलोरी सीथा, ये है रामाराजू, ठीक है। तो इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रामप्पा जो रिबेलियन हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ, उनसे यहाँ पर ये कनेक्टेड है। इसी के साथ में शहीद वीर नारायण सिंह आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ से। देखिए, जहां पर आज के में कम्युनिटी ट्राइबल पाई जाती है ना, उस वाले रीजन में आप लोग काफी कुछ देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है सिद्धू, और इसी के साथ में कन्हू मुर्मू, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अलग अलग रीजन में यहाँ पर है, और बहुत सारे मैंने यहाँ पर नाम भी आप लोगों के लिए डाल दिए हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है। तो लिस्ट है ट्राइबल मूवमेंट के जो इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ट्राइबल मूवमेंट यहाँ पर कौन से एरिया में हुए, उनके लीडर कौन थे, और क्या क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेज हुए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, या फिर मैं इसको एसएलवी पीडीएफ पर प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पर ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो यहाँ पर आप लोग ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एसएलवी पीडीएफ पर आप लोग देखते हैं, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूं। तो यहाँ पर आप लोग ये चीजें मिल जाएंगी, इनको जाकर आप लोग देख लेना, जो कि आप लोग की जिंदगी में कुछ नया एडिशन कर सकती है, आप लोग की लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सकती है। तो उसको आप लोग देख लेना, पढ़ाई में कितना फायदा उनसे देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों के सामने होगी यहाँ पर। बाकी यूनेस्को के बारे में बेसिक चीजें यहाँ पर मैंने आप लोगों को वैसे प्रोवाइड कराई थी। इसी के साथ में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। यूएनडीपी इसको बोलते हैं। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो गरीबी को हटाने का काम करता है, सस्टेनेबल जो इकोनॉमी है उसको मेंटेन करने का काम करता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट का काम करता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। 1965 में इसको बनाया गया था, और लगभग आज के दिन में अलग अलग 170 से ज्यादा ऑफिस है, और ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों की हो गई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर क्या क्या मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी कंट्री में क्या प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में हम लोगों ने बातें की। इसी के साथ में यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया कि हमारे ही देश में नहीं है, अलग अलग कंट्री में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में उनको बताने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट के बारे में हम लोगों ने बातें की। कहां कहां यहाँ पर ये म्यूजियम बनाए जा रहे हैं वो मैंने आप लोगों से बातें की। इसी के साथ में कुछ और चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की। यहाँ पर ये कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, कौन कौन से यहाँ पर मूवमेंट है यहाँ पर उनके बारे में बातें की। यूनेस्को के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बातें की। इसी के साथ में यहाँ पर हमारी कंट्री में कितनी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में बातें की, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी आप लोगों को बताया। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की। अब मेरा इतना तो हक बनता है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, इतनी सारी चीजें पढ़ा दी है, बनता है कि नहीं बनता है। चलिए क्वेश्चन के आंसर दीजिए। यहां पर बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा है टेंजिबल हेरिटेज साइट, ये आप लोगों को बताना है।
पेंटिंग, स्कल्पचर, डॉक्यूमेंट्स या फिर वॉल पेंटिंग। तो यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर बेसिकली अगर पूछा जाए यहाँ पर एक तरीके से टेंजिबल हेरिटेज साइट। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। तो क्या है सही आंसर, सही आंसर यहाँ पर डी, क्योंकि सारी की सारी चीजें मैंने भी आप लोगों को पढ़ाई। यहाँ पर जब कल्चर के अंदर जाओगे तो टेंजिबल देखने को मिलेगी और टेंजिबल में यहाँ पर मूवेबल की कैटेगरी में ये सारी है, तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। कौन सी ऐसी यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि आज के डेट में जो इंक्लूड की जा रही है बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर इन 1983 कौन सी इंक्लूड की गई थी? आगरा का फोर्ट, कोणार्क सन टेंपल, एलोरा केव या फिर अजंता केव। सही आंसर यहाँ पर क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है यहाँ पर? तो सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा कोणार्क, आगरा का फोर्ट। इनके बारे में अगर बात करेंगे तो 1983 में यहाँ पर आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो 1983 में यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया आगरा का फोर्ट, ये हो गया अजंता केव। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग देखते हैं यहाँ पर। ये सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिस्ट इसलिए प्रोवाइड कराती है ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर देखने को न मिले। तो इसके बारे में आप लोग देखेगा, जैसे यहाँ पर ये कई सारी चीजें आप लोग देखते हैं। यहाँ पर ये आगरा का ताजमहल भी हो गया। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ईयर पूछा गया है वो है 1983। तो 1983 में अगर बात करें तो 3 है यहाँ पर, आंसर इसका सी हो गया। ठीक है, तो ये है बेसिकली सारी देख लेना, डिटेल में लिस्ट आप लोगों के सामने है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछता हूं। ठीक है, ठीक है, यहां पर बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर जो थे उनके द्वारा लीड किया गया रामप्पा रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके बारे में अभी आप लोग से डिस्कस किया है। तो पहला बात की जा रही है यहाँ पर रानी गाइडिनग्लू। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर श्री अल्लूर सीता रामाराजू। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात करें शहीद वीर नारायण, इसी के साथ में यहाँ पर बात करें बेसिकली सिद्धू एंड कन्हू मुर्मू। ठीक है, तो सही इंपॉर्टेंट आंसर क्या है यहाँ पर अगर बात की जाए आप लोगों से, तो सही आंसर है यहाँ पर इसका बी। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया, कोई भी डाउट आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि किसके द्वारा यहाँ पर ये चीजें चलाई गई, तो आप लोगों को यहाँ पर चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डिटेल में यहाँ पर अभी डिस्कस किया यहाँ पर, तो आंसर इसका बी हो गया। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार कर रहे हैं कि एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और ये एक नहीं है, इसके अंदर इतनी सारी चीजें कवर होगी आप लोगों की अलग अलग। यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में हम लोगों ने जान लिया और भी बहुत सारे। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक यहाँ पर आप लोगों के हो जाते हैं कई सारे। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसको आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसके साथ में कनेक्ट कर देख सकते हैं। अभी बात की जा रही है जो ला नीना की कंडीशन है वो अब की बार वीक रहेगी। तो ला नीना की कंडीशन जो है वो उसके बारे में अगर बात की जाए तो बोला जा रहा है कि अगर वीक रहती है तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम लोग समझेंगे। एक शब्द है यहाँ पर ला लीना और एक शब्द है यहाँ पर एल नीना। ठीक है, तो ला लीना या फिर एल नीनो, इनके दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस तरीके से फोरकास्ट करता है इन पर्टिकुलर एरिया के बारे में। तो सारी बातें एक एक कर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो अगर आप लोगों से कोई पूछे हमारे देश में मानसून का क्या महत्व है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और वहां पर मानसून जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर जब एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं। हमारे देश में जो मानसून आता है वो हमेशा आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा जिसके आप लोग ये हो गया वेस्ट डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ, जिसको आप लोग साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। और ये कब होता है? ये तब होता है जब काफी अच्छी खासी गर्मी होती है और जब गर्मी होती है तो उसके बेस पर फिर ऐसा कंडीशन बनती है जिसके चलते सिचुएशन देखने को मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताने से पहले छोटी सी एक बात सुनाऊं, आप लोगों ने कभी पानी गर्म किया है या फिर दूध गर्म किया है स्टोव पर, या फिर आप लोग देखते हैं मतलब अपना जो गैस चूल्हा होता है उसके ऊपर रखकर, तो वो कैसे गर्म होता है आप लोगों को पता है? उसका गर्म होने का प्रोसीजर क्या है? उसका गर्म होने का प्रोसीजर ये, जैसे ही आप लोग उसके नीचे स्टोव जलाते हैं तो जो ठंडा पानी होता है, ठीक है, वो तो भारी होता है, वो नीचे आता रहता है और जो गर्म पानी होता है वो ऊपर जाता रहता है, तो ऐसे घूमता रहता है। तो जो ठंडा होगा वो नीचे आएगा, गर्म होगा ऊपर चला जाएगा, जो दूसरा ठंडा होगा वो नीचे आएगा। तो इस तरीके से हमेशा गर्म जो होता है वो ऊपर रहता है, इसका मतलब वो हल्का होता है, तो वो हमेशा ऊपर उठ जाता है। तो इसके वजह से यहाँ पर ऐसा ही मौसम आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट के अंदर में, जैसा उस पर्टिकुलर बर्तन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। जब हमारे देश में मानसून ठीक ठाक रहती है, एक नॉर्मल मानसून रहती है, एक नॉर्मल ईयर रहता है, तो इसका मतलब है कि बारिश जो है वो ठीक ठाक हमारे देश में रहेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है और यहाँ पर जो ये बेसिकली साउथ अमेरिका वाला रीजन है, ये रीजन है पैसिफिक ओशन का, यानी कि प्रशांत महासागर का। तो इसमें कंडीशन चेंज होती रहती है और जैसे जैसे इसमें कंडीशन चेंज होती है वैसे वैसे इंडियन ओशन के अंदर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो जब एक नॉर्मल ईयर रहेगा हमारे देश में मानसून जो है वो आराम से आएगा, तो इसका मतलब ये है कि कोई इसके अंदर चेंज नहीं है, तो यहाँ पर ठीक ठाक गर्म कंडीशन रहेगी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में मानसून जो होता है वो नॉर्मल रहता है।
पर लेकिन सोचिए अगर यहाँ पर ये जो गर्म कंडीशन है ये यहाँ पर न हो और ये जो गर्म कंडीशन है ये इधर आप लोगों को साउथ अमेरिका की साइड में जाती हुई नजर आ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर आप लोगों को मानसून जो है वो कम देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है एल नीनो, इल्ले, ऐसे हो गया, इल्ले गड़बड़ होगी, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। इल्ले का मतलब तो मुझे नहीं पता, आप लोग एक बार देखिएगा, पर लेकिन बोले इल्ले, तो उसके कहने कि यहाँ कुछ ऐसा कुछ हो गया है। तो इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो मानसून अच्छा खासा आने वाला था, अगर एल नीनो आती है यहाँ पर तो वो मानसून जो है वो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि गर्म कंडीशन जो है वो अब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि साउथ अमेरिका की साइड में है। यानी कि जब अल नीनो आता है तो साउथ अमेरिका की साइड में अच्छी खासी बारिश आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं होती है, पर लेकिन अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशन की साइड में यहाँ पर आप लोगों को कम बारिश होती नजर आएगी। तो ये है एल नीनो, ठीक है, पर लेकिन इसकी बहन है उसको बोलते हैं ला नीनो, ठीक है, या फिर ला नीना बोलते हैं उसको, वो इसका जस्ट अपोजिट है। वो क्या करेगी, वो यहाँ पर बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के ऊपर में ये काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को ये बेसिकली एक ट्रेड विंड जो है वो आप लोगों को चलती हुई नजर आएंगी, और उस टाइम पर यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर टेम्परेचर जो होगा वो एक अच्छे खासा टेम्परेचर होगा। यहाँ पर बारिश एक धड़ाधड़ वाली आपकी बार होने वाली है, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर था उससे थोड़ा सा टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब लानीना का मतलब है कि ला, बारिश ला, नहीं कहते बारिश लेके आ, ला, तो इसका मतलब यहाँ बारिश ला रही है हमारे वाले रीजन में, ऐसे आप लोग इसको याद रख लेना। तो ला लीना का मतलब क्या हो गया, अच्छी है, यानी कि हमारी जो एरिया में बारिश आएगी तो इसका मतलब ला लीना जो है वो अच्छी है। इस तरीके से आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर दोनों में डिफरेंस आप लोगों को बताना चाहूं तो यहां से कई क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा कि एल नीनो और ला नीना में क्या डिफरेंस है। अगर बात करें यहाँ पर पैसिफिक ओशन के बारे में, जब एल नीनो आता है तो ट्रेड विंड जो है वो वहां पर बेसिकली क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसकी वजह से वहां पर बेसिकली बारिश ज्यादा नहीं होती है, और इंडियन ओशन में यहाँ पर देखिए मानसून का जो एरिया है वो भी कमजोर रहता है। इसलिए कहते हैं जिस साल यहाँ पर एल नीनो आएगा उस साल हमारे वाले रीजन में कम बारिश होगी और हमारे वाले रीजन में दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने निकल कर आता है। पर लेकिन ला लेने के बारिश लेके आ, ला, तो यहाँ पर जब ट्रेड विंड जो होगी काफी स्ट्रॉन्ग होगी और शानदार तरीके की झनाझन बारिश आप लोगों को इस रीजन में देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब हो गया अब की बार लानीना है, यानी कि नॉर्मल से भी ज्यादा जब बारिश हो जाए तो इसका मतलब ये कि लानीना आ गया है। अगर बात करेंगे एल नीनो के बारे में तो वार्मर वाटर होगा एक्यूमुलेट इन द ईस्टर्न पैसिफिक साइड। ईस्टर्न मतलब यानी कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पैसिफिक का जो वेस्ट और ईस्ट वाला पोर्शन होता है, तो इस वाले रीजन में नहीं, इस वाले रीजन में, यानी कि अमेरिका जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है, यहां पर आप लोगों को अच्छा खासा ये देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वहां पर कंडीशन अच्छी खासी नजर आएंगी आप लोगों को। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर अपने वाले पोर्शन में यहाँ पर चीजें जो है वो कम नजर आएंगी। पर लेकिन बात करें लानीना के बारे में तो कोल्ड वाटर एक्यूमुलेट होता है यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, ऑफ द पैसिफिक। तो यहाँ पर कंडीशन आप लोगों को इसके अपोजिट देखने को मिलेगी। देखिए ईस्ट और वेस्ट में जो होगा एक तरीके से अगर आप बात करें, एक कंडीशन वहां पर सही होगी तो दूसरी साइड में दूसरी की वजह से सही होगी, ठीक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। इसकी वजह से जो फिश है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो वहां पर अपवेलिंग नहीं हो पाती है। अपवेलिंग क्या होता है, जब पानी जो होता है नीचे से ऊपर निकल कर आता है तो कई सारे न्यूट्रिशन साथ में लेकर आता है, तो वो नहीं मिल पाती है, तो इसकी वजह से मछलियां भी वहां पर आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर बात करें तो अपवेलिंग बढ़ जाती है, अच्छी खासी मछलियां भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये इंडियन मानसून पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, ये इंडियन मानसून पर अच्छा इंपैक्ट डालता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बुरी चीजें अक्सर लाइफ में होती रहती है, अच्छी चीजें कम होती है। उन्हें कहते हैं बहुत कम अच्छे लोग हैं इस धरती पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एल नीनो जो है वो मोर फ्रीक्वेंट रहती है, यानी कि ये एक तरीके से बुरे लोग जो है वो ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, और ला नीना जो है वो लेस फ्रीक्वेंट रहती है जो हमारे लिए फायदा पहुंचाती है। इसका मतलब ये कि अच्छे लोग जो है वो आप लोगों को कम देखने को मिलते हैं। तो इतना पोर्शन समझ में आ गया या फिर कोई डाउट है, पहले तो आप लोग ये बताइए, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे अभी बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आने वाली है, एक एक कर देखते हैं। अब जिस भी एरिया से आप लोग आते हैं, अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूं अब का मानसून कैसे रहने वाला है, यानी कि अब मैं यहाँ पर भविष्यवाणी करने वाला हूं कि जिस एरिया में बारिश रहेंगी वो कैसी रहेंगी और आप लोगों को क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर मैं बात मानूं, अगर आप लोग मेरी बात मानो मतलब, तो भविष्यवाणी जो है वो मेरी नहीं है, वो भविष्यवाणी है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, और यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है स्काई मेट के द्वारा। तो मैं स्काई मेट की भविष्यवाणी आप लोगों को सुना रहा हूँ कि इनके द्वारा क्या बोला गया है। और आप लोग बोल सकते हो ये अब की बार अगर जिस भी एरिया में आप लोग रहते हैं कि देखना अब की बार बारिश कम होगी, ठीक है, तो कहेंगे भाई तुमको कैसे पता है, कि भैया ऐसे ही थोड़ी ना है, हम लोग ऐसे फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, हमको सारी चीजें पता होती है। चलिए यहाँ पर बोला गया कि साउथ वेस्ट मानसून जो है 2022 में वो नॉर्मल रहने वाला है, यानी कि लानीना और एलिना का इंपैक्ट जो है वो ना के बराबर रहने वाला है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और ये बोला गया है यहाँ पर स्काई मेट के द्वारा। स्काई मेट जो है उसके द्वारा नॉर्मल शब्द यूज किया गया था, इसका मतलब 98%, जो हिस्टोरिकल एवरेज है 88,
ठीक है, तो एक तरीके से 4 मंथ का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर यूज किया जाता है, जिसका स्टेज आप लोगों को देखने को मिलेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो ये 4 महीने होते हैं जिनमें हमारे देश में मानसून रहता है। अभी बात करें राजस्थान, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, याद सुनिएगा जो भी इस राज्य से आते हैं वहां पर बारिश जो है वो कम होने वाली है, यानी कि थोड़ा सा मौसम जो है वो ज्यादा गर्म रहने वाला है। तो आप लोग अपना उसी तरीके से तैयार रहना, पानी वानी अच्छे से पीते रहना, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बल्ले बल्ले रहने वाली है, वहां पर तो दबाकर बारिश होती है और ऐसी ही रहेगी, तो वहां पर हाई लेवल ऑफ रेनफॉल आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन बात करें साउथ केरला, इसी के साथ में नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कम बारिश देखने को मिलेगी कोर मानसून के मंथ जुलाई और अगस्त के टाइम पर लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो कि खासकर खरीफ जो क्रॉप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसी के साथ में रेनफेड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अब की बार अबव नॉर्मल मानसून रहने वाली है। तो ये यहाँ पर एजेंसी के द्वारा बोला गया है। अगर पूरा बोला जाए तो पूरी नॉर्मल कैसे बोली गई है, देखिए कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम, जब दोनों को मिला दोगे तो हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, जब कंबाइन कर दोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसके साथ में आप लोग अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसी के चलते मैं कुछ और बातें आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ जिससे कि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। जैसे यहाँ पर लानिना के बारे में लिखा है, इसका मतलब है लिटिल गर्ल इन स्पेनिश लैंग्वेज में जब आप लोग बात करोगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि एल नीनो और लानिना जो है वो 4 से 5 साल में यहाँ पर एवरी ईयर ओकर होती रहती है, यानी कि होती रहते हैं। फिनोमिनन ऐसे हैं कि जाएंगे नहीं। एल नीनो है वो मोर फ्रीक्वेंट है, जो मैंने भी आप लोगों को बताया, और यहाँ पर देखने को मिलेगा ये एक एपिसोड रहता है 9 to 12 मंथ का, यानी कि काफी लंबा इंपैक्ट डालकर यहाँ पर जाता है। ठीक है, तो ये कोल्ड इवेंट की कैटेगरी में इसको बोलता है। वैसे इसको यहाँ पर एल यहाँ पर विजय के नाम से भी इसको जानते हैं बेसिकली, ये स्पेनिश लैंग्वेज में अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हैं। जब लानिना आती है आप लोग को पता है इंडियन ओशन की साइड में अच्छी खासी बारिश होगी, पर लेकिन पेरू और इक्वाडोर की साइड में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सूखा, और ऑस्ट्रेलिया की साइड में देखने को मिलेगी बाढ़। तो ये आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पड़ेगा सूखा और यहाँ पर आएगी बाढ़। इतना जबरदस्त दबाकर यहाँ पर बारिश होती है। बिल्कुल इसी पैटर्न में जैसे आप लोगों ने एल नीनो और लानिना यहाँ पर समझा, एल नीनो और लानिना का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है इंडियन ओशियन डाइपोल। इंडियन ओशियन डाइपोल में आप लोगों को ऐसे ही फिनोमिनन देखने को मिलेगा जैसा एल नीनो और लानिनो में देखने को मिलता है। तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों के कई बार बन जाते हैं। कई बार क्या आप लोगों ने अगर पुराने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, रिसेंटली अभी 3-4 सालों के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर इंडियन ओशियन डाइपोल, डाइपोल मतलब 2 पोल, इसका मतलब क्या हो गया, एक साइड में यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया, और दूसरा यहाँ पर अगर आप लोग इधर आएंगे यानी कि थोड़ा सा अपनी कंट्री की साइड में, या फिर आप लोग बोलिए तो अरेबियन सी वाली साइड में जब आप लोग जाएंगे तो इसमें कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव फेज है, यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि इंडियन ओशन का डाइपोल जो है अगर पॉजिटिव फेज है तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया की साइड में जो है वो यहाँ पर बारिश जो है काफी अच्छी होने वाली है यहाँ पर हमारी कंट्री के ऊपर में। ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि नॉर्मल से भी वार्मर हो गया तो पॉजिटिव फेज का मतलब हो गया बारिश ज्यादा होने वाली है, और ऑस्ट्रेलिया की साइड में थोड़ा सा ठंड देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर बात करेंगे नेगेटिव फेज है तो यहाँ पर बारिश कम होती है आप लोगों को नजर आएगी, और ऑस्ट्रेलिया की साइड में ज्यादा बारिश आप लोगों को होती नजर आएगी। तो ये इंडियन ओशियन डाइपोल इसको कहते हैं बेसिकली। पॉजिटिव वाला हमारे लिए अच्छा होता है, पॉजिटिव वाला जैसे कि लानिना वाला, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव वाला जैसे कि एल नीना वाला। ठीक है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो जो फिनोमिनन आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलता है किसमें, पैसिफिक ओशन के अंदर में, अगर थोड़ा सा इसी सिस्टम को थोड़ा सा इधर को आप लोग खिसका दोगे तो फिर इंडियन ओशन के अंदर ऐसा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूं। पहले वाला कहां पर था, वो इधर हो रहा था यहाँ पर पहले वाला, अब की बार कहां पर हो रहा है, अब की बार इधर हो रहा है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पहले वाला इधर हो रहा था, अब की बार जो है इधर हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर अगर रहेगा तो ला लीना को पॉजिटिव के साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ला लीना हो गया तो पॉजिटिव डाइपोल हो गया, अच्छी बारिश यहाँ पर आने वाली है। तो ये आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वैसे मानसून के बारे में आप लोगों को पता है अपने देश में जून से लेकर सितंबर तक जो बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट मानसून भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट जो है जब यहाँ पर बारिश आप लोगों को नजर आएगी, ये पूरे देश में ज्यादा बारिश नहीं देती है, पर लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में देखने को मिलती है। और तमिलनाडु और पुदुचेरी वाला जो एरिया है ये कराईकल यमन में है, जो खासकर ये काफी फेमस रीजन है। तमिलनाडु तो बहुत ही फेमस है यहाँ पर जब बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में। और वहां पर अलग तरीके की आप लोगों को नेचुरल जो चीजें पड़ती हुई नजर आएंगी जब ये मानसून होती है, यानी एक लोकल एरिया में बारिश हो रही है जमा कर, तो वहां पर उसकी वजह से चीजें देखने को मिल रही है। तो ये कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए। एल नीनो का कॉन्सेप्ट बता दिया, कहां पर बारिश होने वाली है वो बता दिया, लानिना एल नीना दोनों को बता दिया, नॉर्मल ईयर बता दिया। इसी के साथ में ये भी सारी चीजें क्लियर हो गई। कुछ और बातें यहाँ पर
इंडियन डाइपोल, ये एक पूरा टॉपिक है पूरा अलग से, ठीक है, इंडियन ओशियन डाइपोल, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और इसी के साथ में साउथ वेस्ट मानसून भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं और ये टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे आप लोग रिपीटेडली क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अब की बार आ गया तो अगली बार नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर ये बेसिकली ससुराल में जाकर बैठ जाते हैं बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये IMD के द्वारा ये सारी बातें बताई गई है। कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री में बारिश कैसे होती है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो उसके द्वारा ही बोला गया अभी कि नॉर्मल मॉनसून रहने वाला है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर आने वाला डिपार्टमेंट 1875 में बनाया गया था, जो कि आज की डेट में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा। अगर थोड़े से आप लोग इच्छुक हैं बताने की इसके बारे में कुछ, मुझे भी आप लोग बताइएगा कि आज की डेट में इसके जो एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, आप लोग ये बताइएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में कि एल नीनो और इसी के साथ में ला नीना जो है वो ओकर होता है एवरी ईयर 4 से 5 साल में, ठीक है। दूसरा बोला गया यहाँ पर ला नीना जो है वो मोर फ्रीक्वेंट है देन एल नीनो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर लेकिन अगर टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भारी पड़ जाता है कि नहीं। तो अब आप लोग आंसर दीजिए। तो अभी मैंने डिटेल में डिस्कस किया यहाँ पर ये सारी चीजें लानीना के बारे में आप लोगों से, यहाँ पर आप लोगों को देखा कि यहाँ पर 4 से 5 साल में फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है। पर लेकिन एल नीनो ज्यादा है क्योंकि नुकसान देने वाली ज्यादा होती है चीजें और फायदा पहुंचाने वाली कम होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी, तो आंसर इसका ए हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर एग्जाम में बनते हैं, तो टॉपिक को ऐसे क्लियर करके आगे बढ़ो कि उसके अंदर कोई भी पॉइंट आप लोगों को न छूटे, एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स इसी के साथ में जीएस पेपर 1 के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी यहाँ पर बेसिकली ग्रीट किया गया है महावीर जयंती के उपलक्ष्य में देश के लोगों को, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। तो पीस, शांति, कंपन से एक तरीके से यहाँ पर जो कंपैशन या ब्रदरहुड के बारे में इनके द्वारा काफी अच्छे से अपने देश को जागरूक किया गया। तो अब कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों को याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। महावीर जी जो थे यहाँ पर ये 24 तीर्थंकर थे यहाँ पर जैन रिलीजन के। जैसे आप लोग बोलते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर में हाँ एक भगवान होना चाहिए, पर लेकिन यहाँ पर 24 जो थे वो आप लोगों को यहाँ पर तीर्थंकर देखने को मिलेंगे, ठीक है। महावीर जयंती जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। महावीर जो जयंती सेलिब्रेट की जाती है हमारे देश में, तो ये जैनिज्म धर्म से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। महावीर जन्मा, इसी के साथ में यहाँ पर इसको कल्याणक के नाम से आप लोग बोलते हैं, जो कि एक फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर महावीर जी के बर्थ के बारे में, तो 24 थे और लास्ट तीर्थंकर थे अगर बात करें, ठीक है, यानी कि ये आखिरी तीर्थंकर थे यहाँ पर। अगर इनके बारे में बात करें तो ये हॉलिडे के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट के बारे में बात करें तो महावीर जी जो थे यहाँ पर वो बोर्न हुए थे यहाँ पर 13th डे ऑफ द ब्राइट हाफ ऑफ द मून इन द मंथ ऑफ चैत्रा, ठीक है। तो जो ये चैत, बैसाख, साढ़, भादवा, सावन, सोज, ये सारी आप लोग देखते हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये है जो हमारे हिंदी नाम होते हैं हिंदी कैलेंडर के, उसके बारे में बताया गया है। 599 BC जो आप लोग को देखने को मिलेगा, रटना नहीं, हल्का सा याद रखते हैं। इसी के साथ में अभिषेक जो बात करें यहाँ पर, तो इसके बारे में अगर बात की जाती है तो इनके द्वारा जो जैन प्रेयर की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर एक सेरेमोनियल बात की तरीके से यहाँ पर इसको देखा जाता है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। बाकी कुछ और बातें अगर मैं आप लोगों से बताऊं, जो महावीर जी थे यहाँ पर अगर बात कीजिए यहाँ पर, तो इक्षु जो डेंसिटी थी उससे यहाँ पर ये निकल कर आते थे, ठीक है, एज ए सन ऑफ किंग सिद्धार्था, और इसी के साथ में जो क्वीन जिनका नाम था त्रिशला, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। इनके पापा जी जो थे यहाँ पर ये कुंदाग्राम के राजा थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये है बेसिक चीजें यहाँ पर इनके बारे में। महावीर जी जो थे यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक किंग के घर में पैदा हुए थे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पुराने टाइम पर भी, उस टाइम पर भी यहाँ पर राजा जो थे वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो किया करते थे, ठीक है। तो जो एक तरीके से डेमोक्रेटिक किंगडम, जिनको यहाँ पर बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं गणराज्य बोला जाता था। तो विजवाज जो था यहाँ पर किंग जो चूज किया जाता था वोटर्स के द्वारा। तो अगर बात करें कई हजार साल पहले भी हमारे देश में यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो किया जाता था कि लोगों को वोट की हेल्प से चुना जाएगा। पर लेकिन अंग्रेजों ने कभी भी ये बातें जो है हमारे देश की जनताओं के सामने नहीं रखी, क्योंकि अगर देश की जनता को ये पता चल गया कि हम लोग कितने महान हैं, तो फिर वो अंग्रेजों की महानता जो है वो मानने से मना कर देंगे। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। वैशाली जो थी वो इनकी कैपिटल हुआ करती थी। इसी के साथ में वर्धमान जो है, लॉर्ड महावीर का नाम जो वर्धमान था यहाँ पर, इसका मतलब होता है वन हु ग्रोज, ठीक है। तो ये काफी एक अच्छा नाम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं अगर बोला जाए तो। इसके तरीके से आप लोग देखिए अगर यहाँ पर कि एक ऐसा इंसान जो कि एक तरीके से ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में 30 साल की उम्र के द्वारा इनके द्वारा क्या किया गया,
इनके द्वारा केवल्य यानी कि एक तरीके से अपनी जो जिंदगी है उसकी खोज में निकल चुके, और यहाँ पर एक तरीके से जो लाइफ है, एक तरीके से नहीं, जो घर गृहस्थी वाली लाइफ है वो छोड़ दी इन्होंने, और फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 एज उम्र में जाकर। ठीक है, तो ये इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। महावीर जी के द्वारा यहाँ पर अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य यानी कि ट्रूथ, इसी के साथ में यहाँ पर बात करें स्थितिया यानी कि नॉन स्टेलिंग यानी कि चोरी न करना, ब्रह्मचार्य यानी कि यहाँ पर जो होता है जो होता है चिष्टि, इसी के साथ में अपरिग्रह यानी कि नॉन अटैचमेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से इनकी टीचिंग आप लोगों के सामने निकल कर आती है, जिनको यहाँ पर जैन के अंगमाज भी आप लोग बोलते हैं, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर यह कि कई बार मैच करने के लिए अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसके बारे में याद रखिएगा कि जैन के जो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, अगमांस क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। जैसे अहिंसा हो गया नॉन वायलेंस यानी कि किसी के साथ में वायलेंस नहीं करना, सत्य हो गया ट्रूथ, इसी के साथ में एस्थ्या हो गया यानी कि नॉन स्टीलिंग, ठीक है, यानी कि चोरी न करना। ठीक है, चैस्टिटी हो गया एक तरीके से यहाँ पर ब्रह्मचर्य यानी कि एक तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह हो गया नॉन अटैचमेंट। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 5 आप लोगों को यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो इस तरीके कॉन्सेप्ट एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये ऐसी स्लाइड है कि इसके ऊपर आप लोग 4-5 स्टार लगा सकते हैं। अगर जैनिज्म के बारे में बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। हालांकि ये पोर्शन मैंने भी आप लोगों को बताया, यहाँ पर जो 5 अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये अभी यहाँ पर इसकी एजुकेशन के बारे में बात की गई, तो इनको 5 ग्रेट वोर्स बोला जाता है, या फिर 5 महावीरदास भी इनको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी 3 पिलर है यहाँ पर, जिसमें एक अहिंसा हो गया यानी कि नॉन वायलेंस यानी कि कोई भी गलत तरीके का वायलेंस नहीं फैलाना है। एक हो गया यहाँ पर एक हो गया यहाँ पर बेसिकली अनेकतावाद। ठीक है, अनेकताकांतवाद। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली इसका मतलब होता है कि नॉन एब्सोल्यूटिज्म। नॉन एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई एक विचार ऐसा नहीं है कि बस मैंने बोल दिया वही सही है। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो मैंने बोल दिया वो आप लोगों को सही लगे, और कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जो मैंने बोल दिया आप लोगों को सही न लगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि एब्सोल्यूट है, यही बिल्कुल सही है। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई है। इसी के साथ में अपरिग्रह यानी कि एक तरीके से ये बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिसके चलते आप लोग बोल सकते हैं इंसान जो है वो वैराग्य बन गया, घर छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं एस्थेटिसिज्म। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर पिलर है बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिलीजन से, जिसके बारे में अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, और नॉर्मली अगर आप लोग थोड़ा सा समझना चाहते हैं जैनिज्म को, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बहुत बड़े पुजारी पाए जाते हैं नॉन वायलेंस के। इवन आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं मैं, खेती करने के लिए भी मना किया जाता है अगर कोई जैन कम्युनिटी का है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर हल खेत में चलाएगा तो वहां पर केंचुए वगैरह और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनकी जान जा सकती है। तो इसलिए मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं वो आप लोगों को मतलब बिजनेस करते हुए मैक्सिमम आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, खेती में शायद ही कोई लोग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एक हाई लेवल का जो जैनिज्म धर्म पर फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर ये ऐसी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती हैं। बाकी ये 5 चीजें मैंने आप लोगों को बताई दी। नॉन वायलेंस हो गया, यहाँ पर सत्य यानी कि ट्रूथ हो गया। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर यह है आचार्य यानी कि एक तरीके से एस्थ्या यानी कि नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह। ठीक है, तो ये घर छोड़ने वाली बात होगी, ब्रह्मचार्य, और यहाँ पर जिसको सेलिबेसी बोलते हैं, और ये ब्रह्म एक तरीके से जो एक तरीके से इंसान जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। चेस्टिटी भी बेसिकली इसको बोलते हैं, इनके शुद्ध, चेस्टिटी का मतलब है शुद्ध, मतलब एक तरीके से। ठीक है, तो ये शब्द आप लोग देखते हैं। तो ये 5 टीचिंग भी आप लोग यहाँ पर अगर समझ सकते हैं तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। बेसिकली यहाँ पर ब्रह्मचर्य जो लास्ट वाला है चेस्टिटी जिसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है जो इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ये लास्ट वाला जो है ये महावीर जी के द्वारा ऐड किया गया था, बाकी 4 जो है ये पहले आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पर लेकिन लास्ट वाला जो मैंने अभी बताया यहाँ पर ये महावीर जी के द्वारा यहाँ पर ऐड किया गया था। ठीक है, कुछ और इंपोर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ ये भी काफी इंपोर्टेंट है। 3 ज्वेल्स यानी कि इनको यहाँ पर बेसिकली त्रिरत्नास बोला जाता है जैनिज्म के अंदर में। ठीक है, इसमें क्या है यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर सम्यक दर्शना, यानी कि इसका मतलब होता है राइट फेथ, सही चीजों में अपना फेथ लगाना, सही चीजों को फॉलो करना, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, सम्यक ज्ञाना, ठीक है, यानी कि राइट नॉलेज, सही नॉलेज लेना, यानी कि किसी का गला काट दिया, उसकी चोरी कर ली, वो सब चीजें उनसे दूर रहना है। ठीक है, इसी के साथ में चरित्र, कंडक्ट, यानी कि चरित्र कैसा इंसान का, किस तरीके चीजों को लेकर चलता है, तो कैसा फेथ है, कैसी नॉलेज है और कैसा उसका कंडक्ट है, ये यहाँ पर बेसिकली काफी इंपोर्टेंट पार्ट माना गया है अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ के बारे में बात करें तो इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इनको मिलाकर यहाँ पर त्रिरत्नास बोला गया है जैनिज्म के अंदर। हर एक रिलीजन में आप लोगों को कोई ना कोई डिवीजन देखने को मिलेगा, ऐसे यहाँ पर भी श्वेतांबर और दिगंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो व्हाइट कपड़ा आप लोगों को देखते हैं, बेसिकली व्हाइट कपड़ा जो अपनी बॉडी पर रखते हैं, ठीक है, तो ये इनके अंदर है, जिनका नाम है यहाँ पर स्थलबाहु। ठीक है, बाकी दिगंबर देखने को मिलेंगे जो स्काई को अपना बेसिकली बोलते हैं कि आसमान ही हमारा
बेसिकली एक तरीके से कपड़ा है, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली एक तरीके से नग्न अवस्था में रहते हैं। तो ये बेसिकली भद्रबाहु की लीडरशिप के अंदर में थे। तो ये दो डिवीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर साइकिल ऑफ जो बर्थ और रीबर्थ है, यहाँ पर अगर कोई पैदा हो गया और फिर से पैदा होगा, ये उसके कर्मा के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि जैसे कर्म इंसान के द्वारा किए गए उसके ऊपर ये डिपेंडेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बेसिकली जैनिज्म के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप लोग यहाँ पर देखेगा, जैसे यहाँ पर जैनिज्म के बारे में बात करें, अगर यहाँ पर इनके तीर्थंकर के बारे में, तो यहाँ पर इनके बारे में याद रखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से लेकर अगर 24 तक का बात करें तो सबका कोई ना कोई यहाँ पर एक तरीके से ट्रेडिशन रहा है। तो सबसे लास्ट में जो थे यहाँ पर महावीरा, तो लोयन इनके साथ में कनेक्ट है यहाँ पर, तो इनका सिंबल जो है बेसिकली लोयन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगर बात की जाए, देखिए सरपंट भी है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर शंख भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के साथ में कमल का फूल भी आप लोगों के सामने नजर आएगा। तो मैंने यहाँ पर 24 के 24 ये है बेसिकली आप लोगों के सामने, जो आप लोग इनको देख सकते हैं। तो ये पीपीटी में आप लोगों के सामने, जिनको आप लोग यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं कल को अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा एक बार। अगर बात करें तो मैं इसको यहाँ पर एसएलवी पीडीएफ वाले पर भी डाल दूंगा, वैसे पीडीएफ में तो आप लोग को मिल ही जाते हैं। सबसे पहले जो थे उनको रेशमनाथ या फिर आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। उनका जो सिंबल था वो था बुल, यानी कि सांड जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो यहाँ पर महावीर जी से जो पहले वाले थे, जो कई बार पूछ जाते हैं, इनका नाम याद रखेगा। इनका नाम था यहाँ पर बेसिकली, इनका नाम नहीं, मतलब इनका जो वो था सरपंच था, और इनका नाम था यहाँ पर पार्सनवदा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं, तो PARSHVANTHA। तो ये अभी मैंने आप लोगों से बेसिकली डिस्कस किया था द हिंदू के अंदर, तो इन्हीं का नाम यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है इस तरीके से भी, तो हल्का फुल्का सा कम से कम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने अभी बताया, यहाँ पर ब्लू लोटस जो थे यहाँ पर वो 21वें नंबर के थे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर रेड लोटस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो 6ठे नंबर के हैं। तो इनके लोटस यानी कि जो फूल है यहाँ पर कमल का, वो 2 जगह आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो कल को चलकर अगर क्वेश्चन कोई पूछ ले तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पद्मा परमा जी जो थे उनसे रिलेटेड रेड यानी कि लाल कमल का फूल, और जो यहाँ पर अगर बात करें, कहाँ गया ये वाला ब्लू वाला, ठीक है, तो ये थे यहाँ पर नामिना था, ठीक है। तो इनका ब्लू जो लोटस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कुछ सिंबल है जो आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ओके। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी, तो कोई डाउट माइंड में नहीं होना चाहिए। जैसे महावीर जी की स्टार्टिंग की लाइफ, फिर उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के बने, और ये आप लोगों के सामने यहाँ पर ही हो गया। अब क्वेश्चन कुछ मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिनके आंसर आप लोगों को देने, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात की जा रही है कि ग्रेट वॉव जो थे यहाँ पर जैन के, वो एडिट किया गया महावीर जी के द्वारा, वो कौन सा था, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया यहाँ पर बेसिकली सेलिबेसी के बारे में, या फिर आप लोग बोल सकते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में, ठीक है। तो चेस्टिटी भी जिसको बोला गया है, तो इसका मतलब है शुद्धता। तो बाकी के 4 पहले से थे, एक इनके द्वारा ऐड किया गया, तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी डिटेल में ये डिस्कस किया। तो टॉपिक पढ़ने का मतलब ये कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी दे पा रहे हैं। मैंने एक पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किया अनेकांतवाद के बारे में, नॉन एब्सोल्यूटिज्म। तो यहाँ पर इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं 2009 में, कि अनेकांतवाद जो थे यहाँ पर, ये कोर थ्योरी है यहाँ पर फिलोसफी विच ऑफ द फॉलोइंग, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म या फिर यहाँ पर वैष्णविज्म। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग देखते हैं एक शब्द से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर इसका बी। एक क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली स्थानकवासी। तो ये बेसिकली सांप्रदाय जो है वो किस पर्टिकुलर प्रथा से रिलेटेड है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म या वैष्णव या फिर शैविज्म, ठीक है। तो ये किससे कनेक्टेड है यहाँ पर, ये भी आंसर हो गया बी, ठीक है। तो इसके बारे में समझ सकते हैं यहाँ पर जो स्थानकवासी हैं, बेसिकली यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था, नेम मतलब जो फॉर्म किया गया, इनका नाम था यहाँ पर लावजी, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिला जैनिज्म से ही यहाँ पर रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बनते हैं एक एक शब्द के। यूपीएससी प्रीलिम्स यहाँ पर जीएस पेपर 3 के अंदर इन्वायरमेंट वाले सेक्शन के साथ में आप लोग कनेक्ट इसको कर सकते हैं। अभी न्यूज में क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। हमारी कंट्री के जो यूनियन मिनिस्टर हैं जिन इन्वायरमेंट के, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। तो यहाँ पर जो भूपेंद्र यादव जी हैं, आप लोग बेसिकली इनके द्वारा भी यहाँ पर रिसेंटली इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई कि रिसेंटली अभी 19 के करीब जो एलिफेंट है उनकी जान गई है यहाँ पर अक्रॉस द कंट्री। और ये जो जान किससे गई है, ओनली रेलवे ट्रैक के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इनके रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे हाथी जो हैं वो कटकर यहाँ पर बेसिकली उनकी जान चली जाती है। तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप लोगों से कोई बातें करने लगी। तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकते हैं। एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। तो ढंग से समझेंगे, आप लोगों को बिल्कुल शांति में बैठकर बस सुनना है, सारी बातें आप लोगों को क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी
कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हमारे देश में सबसे ज्यादा हाथी कहां पर पाए जाते हैं, क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे तो पहले नंबर पर आप लोगों को कर्नाटका देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर है आसाम और तीसरे नंबर पर है केरला। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर हो गया केरला, तो यहाँ से ऐसे जाओ और फिर यहाँ पर ऐसे आ जाओ। ठीक है, तो ये है बेसिकली हाथी का जो दांत है। ठीक है, तो हाथी का दांत बन गया कि आसाम जाओ और फिर ऐसे आ जाओ। याद रखने के लिए रख लेना, पहले नंबर पर यहाँ पर कर्नाटका, दूसरे नंबर पर है आसाम और तीसरे नंबर पर हो गया केरला। तो ऐसे हाथी का दांत बन गया। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना। अभी इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है मैं आप लोगों को यहाँ पर वो बताता हुआ चलूंगा, जिसके साथ में आप लोगों को कनेक्ट करने हैं। तो यूनियन मिनिस्टर जो है भूपेंद्र जी, उनके द्वारा यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि रेलवे और जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर एक तरीके से मिलकर अगर काम करें यहाँ पर दोनों मिनिस्ट्री, तो चीजों को रोका जा सकता है, यानी कि प्रिवेंट करना, यानी कि बचाया जा सकता है हाथियों को कि रेलवे ट्रैक पर उनकी जान न जाए। यानी कि दोनों मिनिस्ट्री अगर आए यहाँ पर मिलकर, ठीक है, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये आसान तरीका होगा अगर दोनों मिलकर काम करें। जब भी मैं किसी हाथी की डेथ होते हुए देखता हूं तो मुझे हाथी मेरा साथी मूवी याद आ जाती है, राजेश खन्ना की। अगर कभी टाइम मिलेगा देखेगा, भाई साहब आंसू आ जाते हैं उस मूवी को देखकर। ठीक है, जब भी वो गाना आता है ना कि एक इंसान की हालत, वो एक जानवर की जान इंसान ने ले लिया तो चुप क्यों है संसार, यानी कि अगर कोई जानवर जो है इंसान को मार दे तो सबको टेंशन हो जाती है, पर लेकिन जब इंसान जो है वो जानवरों को मारे तो कोई कुछ नहीं बोलता यार। आप लोगों ने कई सारे बदतमीज इंसान देखोगे। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में था कि कुत्ता जो है वो छत से फेंक दिया, मतलब ऊंची मंजिल से ले जाके, देखना चाह रहा था कि वो मरेगा कि नहीं मरेगा। अरे खुद कूद के देखना, पता चल जाएगा तुझे। तो ये हरकतें देखने को मिलेगी। तो ऐसी बदतमीजियां निकलकर यहाँ पर सामने आती है, तो इनको हम लोग को समझना पड़ेगा। अभी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे यहाँ पर बात करें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये खासकर याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, इसके द्वारा मिलकर किसके साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी के साथ में वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है वर्ल्ड बैंक, ये आप लोग कंफ्यूजन में मत रहना, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जरूर याद रखेगा। इनके द्वारा, सबके द्वारा मिलकर एक प्रयास किया गया, और जब प्रयास किया जाता है सबके द्वारा मिलकर तो वो विफल नहीं होता है। बात की जा रही है, पब्लिश किया गया एक डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट है इसका नाम है यहाँ पर इको फ्रेंडली मेजर टू मिटिगेट इंपैक्ट ऑफ यहाँ पर बेसिकली लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसा ढांचागत विकास आप लोगों को करना है ताकि कल को जो हाथी वगैरह हैं उनको कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर क्या क्या आप लोग उनके लिए सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो वो सारी बेसिकली यहाँ पर बातें आप लोग को पता होना चाहिए। मतलब क्या हो गया यार, देखो हाथी जो है ना वो बेसारे बेजुबान जानवर है, जंगल में रहने वाले जानवर है। अब उनको थोड़ी ना पता है आप लोग क्या क्या यहाँ पर हरकतें किए बैठे हो। अब हाथी जो है वो रेलवे ट्रैक से जा रहा है, उनको थोड़ा ना पता है रेलवे क्या चीज होती है, तो हम लोगों ने बना रखी है। तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा अगर कोई हाथी इस तरीके से जा रहा है, तो कई सारे स्टेप उठाने की यहाँ पर बात की जाती है, जिसके चलते हम लोग को ध्यान में देना पड़ेगा ताकि यहाँ पर, जैसे मैंने बोला लीनियर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो जो रेलवे लाइन है उसमें ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए, तो उसके ऊपर कई सारे फोकस हम लोग को देने पड़ेंगे ताकि ऐसे हाथियों की जान न जाए। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर परमानेंट और टेम्परेरी तौर पर हम लोग को स्पीड पर भी रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। कई सारे मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या सोल्यूशन है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये इधर जंगल हो गया, ठीक है, एक सेकंड पेन दूसरा लेते हैं। जैसे इधर जंगल हो गया और यहाँ पर इधर जंगल हो गया। अब मान लीजिए इसके नीचे से रोड अगर जा रही है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऊपर रास्ता बना सकते हैं आसानी से। अगर यहाँ पर इस तरीके से कॉरिडोर हम लोग बना देंगे तो आसानी से ऊपर से उतरकर यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे कॉरिडोर बना सकते हैं। और इसी के साथ में दूसरा अंडरपास बना सकते हैं। अंडरपास मतलब आप लोग देखिए यहाँ पर ऊपर रास्ता गया हुआ है और यहाँ से कई सारे हिरन जो है, भालू जो है, हाथी वगैरह जो है उस साइड से यहाँ पर इस साइड में आ रहे हैं। तो इस तरीके का काम अगर हम लोग करेंगे तो आसानी से यहाँ पर कई सारे जो हाथी हैं, जो हिरन है, इन सबको बनाए जा सकते हैं। या फिर जो रास्ता है उसके साइड में अगर ऐसा कोई रास्ता जा रहा है, जैसे रास्ता यहाँ पर, इसके साइड में फेंसिंग कर दें, ठीक है, ताकि यहाँ पर इधर से कोई यहाँ पर रास्ते पे ना आ पाए और इधर से कोई यहाँ पर रास्ते पे ना आ पाए। सेम काम रेलवे ट्रैक पर कर सकते हैं, पर लेकिन वो आसान नहीं होगा। ठीक है, काफी लंबा है, पर लेकिन रेलवे ट्रैक पर इतना तो काम कर सकते हैं कि रेलवे ट्रैक के आसपास में काफी बड़ी बड़ी घास खड़ी होती है। तो हाथी क्या करते हैं, उस घास को खाने के लिए आते हैं। अब जब घास खा रहा है जानवर, तो उसको थोड़ी ना पता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया बेचारा घास खाते खाते। ठीक है, तो आया रेल और रेल ने उसको काट दिया वहां पर। तो क्लियर करनी है रेलवे ट्रैक के आसपास में वेजिटेशन, तो ये भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके ऊपर फोकस करना है। और जो यहाँ पर आजकल में जो सारे रेलवे के स्टाफ है, यहाँ पर जो मेंबर है, उनको भी थोड़ा सा एक तरीके से सेंसिटिव बनाना पड़ेगा इस मैटर में, ताकि कोलिशन को अगर अवॉइड किया जा सके तो वो पूरा शानदार दंड भेद लगाए उसको अवॉइड करने में। तो ये जो सारी राम कहानी मैंने आप लोगों को बताई है, ये नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक एक पॉइंट जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए, ठीक है, तो नोट्स की फॉर्म में भी आप लोगों के सामने
तो एक तरीके से सुनते रहिए, सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली लिखी लिखाई मिल जाती है, ठीक है। इको ब्रिज के बारे में अभी आप लोगों से बात की कि कैसे बनाया जा सकता है, कोलिशन को रोका जा सकता है, रोड की फेंसिंग, हाईवे वगैरह वो सारी चीजें, तो इसमें हम लोग कनेक्टिविटी भी बना पाएंगे और वो सारा काम भी हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, तो ये काफी बेहतरीन सोल्यूशन रहेगा, जानवरों की जान भी बच जाएगी और हम लोग भी अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं हाथियों के बारे में आप लोग कुछ बताऊंगा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, और ये एक स्टैटिक पोर्शन है जिसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बात की जा रही है, अगर बात करें कहीं ना कहीं अगर बात करें कहां पर हाथी पाए जाते हैं, अगर एशियन एलिफेंट के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर इंडिया के अंदर इन द वेस्ट, ठीक है, नेपाल के अंदर नॉर्थ में, सुमित्रा जो आइलैंड है वहां पर साउथ में, और जो बोर्नियो जो है वहां पर आइलैंड उसमें ईस्ट में। तो ये इतने एरिया में यहाँ पर एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं। धरती के ऊपर सबसे बड़ा कोई प्राणी अगर पाया जाता है आज के डेट में तो वो है एलिफेंट, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, एशिया के अंदर में बात करें 1986 में एशियन एलिफेंट जो है उसको लिस्ट किया गया इंडेंजर्ड, किसमें, आईयूसीएन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर की जब हम लोग बात करते हैं तो इस लिस्ट के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो ये आप लोगों को समझना है, तो पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रही है और 50% के करीब यहाँ पर लास्ट 3 ईयर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर डिक्लाइन होती नजर आ रही है। तो इसके चलते जो आज की डेट में बात करते हैं इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। लगभग 60 से लेकर 70 साल में काफी ज्यादा इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन यहाँ पर डिक्लाइन हुई है लास्ट, जो यहाँ पर एक तरीके से लास्ट जो 3 एलिफेंट जनरेशन की बात की जा रही है, 3 ईयर नहीं 3 एलिफेंट जनरेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर घट गई है। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमारे द्वारा क्रिएट की गई चीजें ही यहाँ पर इनको नुकसान पहुंचा रही है। जंगल हम लोग काटते जा रहे हैं, जगह जगह से रोड निकाल दी है। अब यहाँ पर इनको थोड़ा ना पता है, तो बेचारे बेजुबान जानवर है, इतनी हाई स्पीड की ट्रेन हम लोग चलाते हैं, इनके फरकच्चे उड़ जाते हैं जरा सी देर में, तो उसका ध्यान हम लोग को देना पड़ेगा। कुछ और बातें, कई सारी थ्रेटन चीजें, जैसे कि इनका घर खत्म कर दिया, खाने पीने की जगह खत्म कर दी, फ्रेगमेंटेड होगी, एक जगह से दूसरी जगह पर चीज देखने को मिलेगी, पोचिंग, इनके दांत निकाले जाते हैं, मारा जाता है। ये बोलते हैं हाथी जिंदा 1 लाख का तो मरा हुआ 3 लाख का, तो समझ लीजिए आप लोग फिर क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी पड़ जाते हैं। CITES क्या है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं बेसिकली कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड जो फ्लोरा एंड फ्यूना। ये याद रखिएगा, यहाँ पर बेसिकली फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो फ्लोरा होता है पेड़ पौधे और फूल पत्तियां, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने हैं। जो इंडेंजर्ड हैं, जो कि खत्म होने वाले हैं, उनको ट्रेड नहीं होना चाहिए उनका। और इसी के साथ में फ्यूना यानी कि एक तरीके से आप लोग बोले जीव जंतु हो गए, ठीक है, तो इनको भी अगर इंडेंजर्ड में है तो उनका भी यहाँ पर बेसिकली व्यापार नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ पर वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यहाँ पर अगर आप लोग याद रखिए इसके बारे में, जिसमें यहाँ पर फोकस किया था कि इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल को प्रोटेक्ट करना है। अब यहीं से मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें और बताना चाहूंगा, और क्वेश्चन भी है यहाँ पर। जब हम लोग फॉरेस्ट में प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, इन सब चीजों के बारे में, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है या कॉन्करेंट लिस्ट में, तो आज के में कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था जिससे इसको कॉन्करेंट लिस्ट में सेंड किया गया, तो यहाँ पर 38 अमेंडमेंट, 42, 86 या फिर यहाँ पर वो 46 या फिर 86। तो ये काफी डिटेल में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को रख लेनी अपने पास में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। हमारे संविधान के अंदर क्या क्या प्रोविजन है, 7 शेड्यूल में जब आप लोग जाएंगे फॉरेस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, पर लेकिन स्टार्टिंग से कॉन्करेंट में नहीं था भाई साहब, छीना गया है राज्यों से। मतलब संविधान में संशोधन किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, वो भी 1976 में, जब देश के अंदर में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगा हुआ था 1975 से लेकर 77 तक का। तो यहाँ पर इनके द्वारा उस टाइम पर फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ एनिमल बर्ड जो है उनको स्टेट लिस्ट से यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया। आर्टिकल 51A जो है ये बेसिकली यहाँ पर हमको हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि जीव जंतु का हमको ध्यान रखना है। आर्टिकल 48 जो है वो गवर्नमेंट को बताता है कि तुमको जीव जंतु का ध्यान रखना है। तो ये सारे जो संविधान में प्रोविजन है इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कल को अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले इसके बारे में कि हाँ यार ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, आप लोगों ने कभी पढ़ा है क्या, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हाँ भाई साहब बिल्कुल पढ़ा है, ऐसा है, बिल्कुल एक एक बातें क्लियर पता है हम लोगों को, ठीक है। कुछ और बातें जहां से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। मैंने भी बताया 3 राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं, तो सीधी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली तो काम करेगी नहीं, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी। तो फरवरी 1992 में यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब लॉन्च किया गया था ये आप लोगों को बताना है। एम ये था कि फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके उन राज्यों को जहां पर हाथी पाए जाते हैं, उनका रहने की जगह या कॉरिडोर वगैरह बनाया जा सके और हाथी और इंसानों के बीच में यहाँ पर एक तरीके से लड़ाई ना हो और मारे ना जाए, और वेलफेयर उनके लिए हाथियों के लिए प्रोवाइड कराया जा सके। इंप्लीमेंट की जा चुकी है 16 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के अंदर, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, झारखंड, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कंफ्यूजन होना चाहिए। एक एक बातें मैंने यहाँ पर बता दी। यहाँ पर ये बेसिकली आप लोग को देखने को मिलेगा एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की।
इसी के साथ में गोल ये है कि कैसे इंश्योर करना है हम लोग को चीजों को, कल को कोई अगर दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है, कल को कोई दिक्कत निकल कर आती है तो इसके ऊपर रिसर्च करना है। इसी के साथ में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हम लोग को हाथी की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग हाथी से छोटे हैं लेकिन हाथी को खाके मार मार कर, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है यहाँ पर ये फॉर्मली इंप्लीमेंट किया गया था माइक, MIK, इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ये याद रखिएगा। ये CITES का यहाँ पर बेसिकली है, जो कि लगभग यहाँ पर 10 जो एलिफेंट रिजर्व है यहाँ पर 2004 से यहाँ पर इसके तहत काम कर रहे हैं और इसी के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है इसके थ्रू, ठीक है। तो एक तरीके से कॉन्फ्रेंस और पार्टी जो है मिलकर यहाँ पर काम कर रही है, तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये भी पूरा एक एरिया हो गया, ठीक है। तो क्या क्या बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी, एलिफेंट के बारे में कहां कहां पर पाए जाते हैं, एक क्वेश्चन बता दिया, इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल रही है सारी समझा दी। यहाँ पर एक रिपोर्ट है जिसके बारे में याद रखिएगा, इको फ्रेंडली मेजर्स टू मिटिगेट इंपैक्ट, जो यहाँ पर लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर इसके द्वारा पब्लिश की गई है वो बता दिया। कॉरिडोर वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिल ही गई आप लोगों को, इन कहां पर इसको रखा गया लिस्ट के अंदर में वो बता दिया, ठीक है। क्या क्या थ्रेटन की चीजें हैं CITES के बारे में, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। तो अब हाथी के बारे में कभी कुछ लिखने के लिए आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा हाथी के बारे में, एक एक पॉइंट मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया, ठीक है।